Hey, Assalamu alaikum, my inquisitive fellows. How are you going? Today we will talk about a very interesting poem by Farooq Farooqzad which is The Wave. The Wave फ़ारूक फ़ारूकज़ाद की एक ऐसी पोइम है जिसके अंदर वो अपने बिलविड को वेव से तशबीह देती हैं और उसके लिए वेव का इस्तारा इस्तेमाल करती हैं। वे कहती हैं कि मेरा बिलविड बिल्कुल एक वेव की तरह है। वो अपने बिलविड से ही मुखातिब हैं, लेकिन हमें नहीं पता, वी कांट बी श्योर कि वो किस बिलविड से मुखातिब हैं। क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सुनी हो जिसके अंदर मैंने फ़ारूक की पूरी बायोग्राफी रिकॉर्ड की थी और उसके पूरे कैरेक्टर को आपके सामने बयान किया था कि वो किस कदर प्रोमिस्कुअस थी, किस कदर डिबॉस्ड कैरेक्टर थी और उस वजह से किस कदर बदनाम ज़माना कैरेक्टर थी, ये बात मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो जितने एक उसके रिलेशनशिप से हम वी कांट बी श्योर कि वो किससे मुखातिब है और किससे बात कर रही हैं। और उसकी इस प्रोमिस्कुटी की वजह से ही कि जब वो उसकी डेथ हो जाती है तो 1979 के अंदर जब ईरानियन रेवोल्यूशन आती है और एक ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन जाता है, तो उस वक्त उसके वर्क को पूरे तरीके से ईरान के अंदर बैन कर दिया जाता है और फॉर अ डेकेड वो वर्क बैन ही रहता है। लेकिन इस सेंसरशिप से उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसको और भी ज़्यादा वैल्यू मिलती है उस टाइम पीरियड के अंदर। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम द वेव, लाइन बाय लाइन एनालिसिस। मी यू आर अ वेव, मेरे लिए तुम एक लहर की तरह हो। नेवर हेयर नेवर देयर, ना कभी यहाँ ना कभी वहाँ। मतलब ना कभी तुम हमेशा के लिए यहाँ रहते हो, ना कभी तुम हमेशा के लिए वहाँ रहते हो। यू आर स्टिल नो वेयर, और तुम अभी भी कहीं नहीं हो। ग्रैबिंग ड्रैगिंग देन फ्लीइंग अवे, मुझे ग्रैब करते हो, पकड़ते हो, ड्रैग करते हो, खींचते हो, देन फ्लीइंग अवे और फिर भाग जाते हो। यू स्विफ्टली स्प्रेड लाइक अ डेडली प्लेग, तुम एक मोहलिक वबा की तरह, तुम एक मोहलिक ताउन की तरह हर जगह फैल जाते हो। स्विफ्टली का मतलब होता है तेजी से। ऑन द रन फॉर द अदर सॉइल, योर डेस्टिनेशन इज वेग, और जब तुम किसी दूसरी सॉइल के लिए इस सॉइल को छोड़ रहे होते हो, मुझे छोड़ के जा रहे होते हो, तो तुम्हारी डेस्टिनेशन उस वक्त तुम्हारे दिमाग में वेग होती है। मीन्स तुम्हें खुद भी नहीं पता होता कि तुम कहाँ जा रहे हो। इट्स जस्ट कि तुम्हारी ये नेचर है कि तुम हमेशा मोशन में रहते हो, इसलिए तुम इस जगह को छोड़ के चले जाते हो। वॉचिंग यू फ्रॉम फार एंड वाइड, तुम्हें दूर दराज से देखते हुए, इन माई सीज्ड आइज यू आर अ रिबेलियस टाइड, तो मेरे लिए तुम एक बागी लहर की तरह हो। इन एन एटर्नल ग्लाइड, जो कि एक अब्दी उड़ान में हो। ग्लाइडिंग का वर्ड हम ज़्यादातर बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं कि एक तरह से बर्ड्स फ्लैपिंग के ज़रिए से उड़ती हैं, कि अपने विंग्स को यूज़ करते हुए, फड़फड़ाते हुए, उसे फ्लैपिंग कहते हैं। और अक्सर हम बर्ड्स को देखते हैं कि वो विदाउट फ्लैप किए उड़ रहे होते हैं एयर करंट्स के अंदर, लगता है जैसे फ्लोट कर रहे हो, तो उस मोमेंट को ग्लाइडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब उड़ान से ही होगा, इन एन इटर्नल ग्लाइड। इंसिस्टेंट का मतलब होता है मुसलसल। इंसिस्टेंट, इम्पेशेंट, देन अ रेस्टलेस एरेंट, तुम मुसलसल बेसब्र एक एरेंट की तरह, एक रेस्टलेस एरेंट की तरह हो। एरेंट का मतलब होता है जहाँ गर्द, एक ऐसा शख्स जो नोमैडिक हो, हर वक्त कहीं ना कहीं, वैगाबॉन्ड टाइप, एक ऐसा शख्स जो नोमैडिक हो, वैगाबॉन्ड टाइप हो, कभी भी किसी एक जगह पे हमेशा के लिए ना रहता हो। तो तुम मुसलसल एक बेसब्रे और रेस्टलेस वैगाबॉन्ड की तरह हो मेरे लिए। यू मस्ट बी काम इन हार्ट, फ्रेटफुल जस्ट इन एक्ट, लेकिन तुम्हें दिली तौर पे काम रहना चाहिए, तुम्हें फ्रेटफुल नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। एंड आई नो नाउ द सी ऑफ रिग्रेट इज़ योर नेटिव लैंड, मैं जानती हूँ कि तुम्हें रिग्रेट भी होता है, तुम उसी लैंड से बिलोंग भी करते हो। तो यहाँ वो ये कहना चाहती हैं कि जिस तरीके से वो खुद बोल्ड हैं फ़ारूक फ़ारूकज़ाद, तो वो चाहती हैं कि जो मेरा बिलविड है, मेरा पार्टनर है, वो भी बोल्ड रहे और वो रिग्रेट फील हरगिज़ ना करे। तो वो उसको भी कह रही हैं कि तुम्हें भी रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मुझे कोई रिग्रेट और रिमोर्स नहीं है, तो तुम्हें भी कोई रिग्रेट और रिमोर्स नहीं होना चाहिए।
तुम्हें काम रहना चाहिए, दिली तौर पर तुम्हें काम रहना चाहिए और तुम्हें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। येस यू आर एन अनरूली टाइड, तुम एक बेलगाम सी लहर हो। सो ऑलवेज ऑन द राइड, जो कि हमेशा राइड पे है। इन एन इटर्नल ग्लाइड, और एक अब्दी उड़ान में है। बट वन नाइट, लेकिन एक रात, आई विल वेयर अ मास्क, मैं एक ऐसा मास्क पहनूंगी मेड ऑफ थर्स्ट, जो कि प्यास का बना हुआ होगा। ऑफ द रिमोटेस्ट शोर्स, और मैं दूर दराज किसी किनारे पर। एंड देयर डेजर्ट आइलैंड्स, मैं किसी सहरा के आइलैंड के ऊपर। एंड आई विल कैप्चर यू इन माई एब्जॉर्बिंग सैंड्स, मैं तुम्हें कैप्चर कर लूँगी अपनी ऑब्जॉर्बिंग सैंड के अंदर। फॉर एवर फार अवे फ्रॉम यूर नेटल लैंड्स, और तुम हमेशा के लिए अपनी नेटिव लैंड से दूर हो जाओगे और मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो जाओगे। तो जिस तरीके से डेजर्ट्स की ये खासियत होती है कि वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सनी जो कि एरियाज़ के अंदर होते हैं, तो वो बहुत खुश्क होते हैं और एरिड ज़मीन होती है। तो खुश्क साली की वजह से जब उसके ऊपर पानी आता है तो वो फ़ौरन ही एब्जॉर्ब कर लेती है। डेज़र्ट की ये खासियत होती है। तो वो एक प्यासी ज़मीन एक तरह से हम कह सकते हैं। तो वो ख़ुद को एक उस प्यासी ज़मीन के साथ तशबीह दे रही है। वो कहती हैं कि एक दिन मैं एक उस तरीके की डेज़र्ट की तरह प्यासी ज़मीन बनूंगी और तुम एक पानी की तरह वहाँ पे आओगे और मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर लूँगी, और इस कदर तुम मुझ में जज्ब हो जाओगे कि तुम फिर अपने नेटिव लैंड तक वापस कभी नहीं जा पाओगे। तो इस लास्ट सेंटेंस से पता चलता है कि ये एक ऑप्टिमिस्टिक पोइम है कि ऑल्दो के उसका बिलवड बहुत मूविंग नेचर का है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से डिप्रेस्ड और सैड नहीं है, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और समझती है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें कंकर ज़रूर कर लूँगी। तो वेव की बहुत सी खसूसियात होती हैं, लेकिन जिस खसूसियत की बिना पर उसने अपने बिलवड को वेव से तशबीह दी है, वो खसूसियत उसकी मूविंग नेचर है कि जिस तरीके से वेव हर वक्त मोशन में रहती है, इसी तरीके से तुम भी हमेशा मोशन में रहते हो। तो वो अपने बिलवड से मुखातिब है इस पोइम में, और उससे कहती हैं कि तुम एक वेव की तरह हमेशा मोशन में रहते हो। तो ये तो था वो पर्सपेक्टिव जिससे इस पोइम को उसने लिखा। इसको और भी बहुत से पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया जा सकता है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया जा सकता है। फेमिनिज़म में हम ये कहेंगे कि तुम के जो पैट्रियार्की है वो परवेसिव है, और वो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर वुमेन को ट्रीट करती है कि जब दिल चाहा ग्रैब किया, फिर ड्रैग किया और फिर फ्ली अवे। उनका जो ऑपरेशन है जो वो करते हैं वुमेन के ऊपर, उसके लिहाज से हम इसको रीड कर सकते हैं। और मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैपिटलिस्ट किस तरीके से हैव नोट्स को डिप्राइव करते हैं उनके राइट्स से, और पोस्ट कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो कॉलोनाइजर्स हैं वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें, और उनको उनकी ही ज़मीन से महरूम कर देते हैं। और एट द एंड ऑफ द स्टांजा वही कॉलोनाइज्ड पीपल कह रहे हैं कि एक ना एक दिन हम तुम्हें इस ज़मीन से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ये ज़मीन बिल्कुल हमारी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा जा सकता है। So this was all about this poem, The Wave. I'm very humble and grateful to you for watching this video. I will see you in my next video. Bye for now.